दोस्तों, बिहार सचिवालय सहायक परीक्षा बिहार दरोगा इंटर लेवल एग्ज़ाम के लिए 2025 न्यू पैटर्न के अनुसार ये प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए आप सभी इस प्रैक्टिस सेट को पूरा बनाइए, देखिए आप कितना क्वेश्चन सही बना पाते हैं। अभी 2025 का जो लेटेस्ट पैटर्न है उसी अनुसार यह प्रैक्टिस सेट है। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सभी अच्छे लेवल का क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से आपको हूबहू क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो चलिए आप सभी पूरा बनाइए, देखिए आप कितना सही बना पाते हैं। पहला जो ये क्वेश्चन है दोस्तों, अभी लेटेस्ट वाला एग्जाम RAS परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है और यहाँ से देखिएगा तो बहुत सारे फैक्ट आप लोगों को बताने वाले हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को शामिल किए हैं। तो चलिए पहले इस क्वेश्चन को आप सभी बनाइए। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखिएगा इस तरह से है, स्वर्णिम चतुर्भुज के 4 खंड निम्न शहरों को जोड़ते हैं। तो ये देखिएगा तो स्वर्णिम चतुर्भुज के अंतर्गत जो हाईवे है उससे रिलेटेड ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसमें देखिएगा पहला तो दिल्ली से मुंबई है, दूसरा मुंबई से चेन्नई है, चेन्नई से कोलकाता, कोलकाता से दिल्ली। अब इसमें आपसे जो पूछा जा रहा है घटते हुए क्रम में यहाँ पर आपको सजाना है, तो यानी सबसे अधिक लंबाई किसकी है और इससे कम इस तरह से आपको बताना है। तो चलिए यहाँ से आप सभी मैप के साथ इसको देखिए, फिर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए स्वर्णिम चतुर्भुज के अंतर्गत इसमें मेन जो टारगेट है इसका कि जितने भी महानगर है, यानी टोटल 4 महानगर है, सभी 4 महानगर को एक दूसरे से अटैच करना। तो इसमें आपको ध्यान ये रखना नीचे से ऊपर की तरफ चलना है। सबसे अधिक जो लंबा है यहाँ से चेन्नई से लेकर के ये कोलकाता वाला जो है हाईवे, चेन्नई से कोलकाता सबसे अधिक लंबी है। इसके बाद देखिएगा दूसरे नंबर पे है कोलकाता से दिल्ली लेंथ में। इसके बाद तीसरे नंबर पे है दिल्ली से मुंबई और सबसे कम जो लंबाई है मुंबई से लेकर के चेन्नई। यहाँ से आपको मैप में भी दिख रहा होगा लेंथ कम दिख रहा है। तो इस तरह से है, तो सबसे अधिक लंबाई जो है चेन्नई से कोलकाता हो गया, फिर इसके बाद कोलकाता से दिल्ली, दिल्ली से फिर मुंबई और मुंबई से चेन्नई। और यहाँ से चलिए कुछ और फैक्ट आप सभी देख लीजिए। और यहाँ से आने वाले एग्जाम में चाहे आप CGL दीजिएगा, दरोगा दीजिएगा, इंटर लेवल, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो देखिए स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, भारत में टोटल महानगर जो है 4 है। तो ये भी पूछा जाता है, कई बार पूछ लिया जाता है कि इसमें से कौन सा महानगर नहीं है। तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता 4 महानगर है, ये आपको ध्यान रखना है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे की कुल लंबाई जो 5846 किलोमीटर है और ये 13 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें सबसे लंबा राजमार्ग जो है चेन्नई से कोलकाता 1684 किलोमीटर और सबसे छोटा राजमार्ग है मुंबई से चेन्नई 1290 किलोमीटर। और एक चीज़ ये भी आपको ध्यान रखना है, भारत का सबसे लंबा राजमार्ग जो है NH 44 है। ये एग्जाम में पूछा जाता है, दरोगा में 2 बार ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन, और इसकी जो टोटल लंबाई है 3745 किलोमीटर। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। चलिए यहाँ से इसमें पूछा जो गया था आपसे क्वेश्चन, स्वर्णिम चतुर्भुज के 4 खंड निम्न शहरों को जोड़ते हुए। तो यहाँ पर देखिए सबसे अधिक जो लंबाई है, जैसे कि अभी आपको बताएं कि नीचे से आपको ऊपर जाना है, चेन्नई से कोलकाता, तो ये हो गया सबसे अधिक लंबाई, फिर कोलकाता से दिल्ली, दिल्ली से मुंबई और फिर मुंबई से चेन्नई, इस तरह से हो गया। तो इसमें देखिए सबसे अधिक जो लंबाई में हो जाएगा कोलकाता से चेन्नई से कोलकाता, ये फर्स्ट नंबर पर आएगा, तो यानी सी ऑप्शन को आपको पहले नंबर पर रखना है। फिर इसके बाद आपको जाना है कोलकाता से दिल्ली, दूसरे नंबर पर हो जाएगा। फिर इसके बाद देखिएगा तो यहाँ पर दिल्ली से मुंबई ये तीसरे नंबर पर आएगा और मुंबई से चेन्नई ये सबसे कम लंबाई वाला है। तो इस तरह से हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन कौन सा होगा? C होगा। फिर इसके बाद आपको D देना है, CD, और फिर इसके बाद A और फिर B। तो CD A B देखिएगा तो इसमें जो मिलान है फर्स्ट नंबर कूट में ये सही हो जाएगा। तो ये देखिएगा अभी राजस्थान PCS परीक्षा में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए इसको शामिल किया। चलिए यहाँ से आपको सभी फैक्ट क्लियर हो गया। एक और क्वेश्चन आप सभी देखिए जो कि हाईवे से रिलेटेड ही है, और देखिए इसमें इसी तरह का क्वेश्चन शामिल किए हैं जो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। एग्जाम हॉल में आपको एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आए जिससे आप बना पाए। तो यहाँ पर देखिएगा एक और हाईवे से रिलेटेड है, पूर्व पश्चिम गलियारा का पूर्वोत्तर भाग है। तो देखिए जिस तरह से यहाँ पर स्वर्णिम चतुर्भुज के अंतर्गत 4 यहाँ पर हो गया महानगर, उसी तरह से यहाँ पर उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम भी बनाया गया है। तो यहाँ पर पूरा पश्चिम गलियारा जो है दोस्तों गुजरात के पोरबंदर यानी गांधी जी पोरबंदर यहाँ पर है। तो गुजरात के पोरबंदर से लेकर के असम के सिलचर तक है, यहाँ तक एक हाईवे है जिसको पूरा पश्चिम गलियारा कहा जाता है। तो यहाँ पर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाएगा राज्य का नाम भी, तो ये गुजरात से लेकर के असम, सिलचर जगह जो है असम में है, तो ये भी आपको ध्यान रखना। ये नहीं कि अरुणाचल प्रदेश आप आंसर दे दीजिएगा, ये असम तक ही है। तो ये हो गया पूरा पश्चिम गलियारा, गुजरात के पोरबंदर से लेकर के असम के सिलचर तक है। और एक हो गया यहाँ पर उत्तर से दक्षिण, तो उत्तर से दक्षिण भी इस तरह से है। तो ये हो गया श्रीनगर से लेकर के कन्याकुमारी तक। तो चलिए इसमें क्वेश्चन जो पूछा गया है, पूरा पश्चिम गलियारा का पूर्वोत्तर भाग है। तो पूर्व वाला जो भाग है सिलचर है और पश्चिम वाला भाग पोरबंदर है। पोरबंदर गुजरात में है, गांधी जी का जन्मस्थल है।
तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, सिलचर हो जाएगा। सिलचर कहाँ है, तो असम राज्य में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ से आप फैक्ट देखिएगा तो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम के अंतर्गत बनने वाली उत्तर दक्षिण गलियारा है श्रीनगर से कन्याकुमारी तथा पूरा पश्चिम गलियारा सिलचर से पोरबंदर को जोड़ने का इसमें लक्ष्य रखा गया, जिसकी कुल लंबाई जो है 7300 किलोमीटर, 5800 किलोमीटर अभी आप देखिए स्वर्णिम चतुर्भुज का लेंथ था और इसके जो लंबाई है 7300 किलोमीटर। अब चलिए यहाँ पर अगला देखिए क्वेश्चन है। अब साइंस से रिलेटेड जीके करेंट अफेयर्स सभी सेक्शन से क्वेश्चन है और आप बनाते भी चलिए, देखिए आप कितना सही बना पाते हैं। सभी इसमें अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। सीजीएल एग्जाम दरोगा में इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत हार्ड भी क्वेश्चन नहीं है ना ही बहुत आसान क्वेश्चन, इसलिए आपको पूरा प्रैक्टिस सेट को बनाना है। यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन है इंसुलिन है, तो देखिए इंसुलिन एक प्रकार का जो होता है दोस्तों पेप्टाइड है, तो पेप्टाइड यानी कि प्रोटीन, तो इसका सही आंसर क्या होगा। यहाँ से आप फैक्ट भी देखना चाहते देख सकते हैं। इंसुलिन जो है अग्नाशय से स्रावित एक हार्मोन है, यह रासायनिक रूप से एक पेप्टाइड यानी प्रोटीन है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये वसा, तो वसा नहीं है, इंसुलिन जो होता है प्रोटीन है और इंसुलिन जो पचाने में सहायक होता है ग्लूकोज का, तो ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इस सही आंसर इसका क्या होगा, प्रोटीन है। इंसुलिन एक प्रकार का पेप्टाइड यानी प्रोटीन है। अगला देखिएगा कंप्यूटर वायरस है। देखिए पिछली बार CGL 2 में देखिएगा मेंस में पूछा गया था कंप्यूटर वायरस है, ये सेम नहीं है, उसमें नॉर्मली पूछा गया था कंप्यूटर वायरस है, तो एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। अब यहाँ पर आप इस ऑप्शन में से चूज कीजिए क्या होगा। देखिए पहला ऑप्शन है यहाँ पर ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो स्वयं की प्रतिलिपियाँ बना सके, दूसरा है ऐसा वायरस जो मनुष्य के स्वास्थ्य को प्रभावित करे, और तीसरा उपर्युक्त दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप सोच रहे हैं उपर्युक्त दोनों होगा, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। देखिए कंप्यूटर वायरस जो होता है नॉर्मल वायरस यानी सूक्ष्म जीव वाला जो वायरस है, विषाणु जीवाणु, ये सब मानव शरीर को प्रभावित करेगा। कंप्यूटर वायरस मानव शरीर को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करेगा, ये सिर्फ कंप्यूटर को ही प्रभावित करेगा, तो ये ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं होगा। तो अब यहाँ पर देखिएगा ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो स्वयं की प्रतिलिपियाँ बना सके। हाँ वायरस जो है बिल्कुल अपनी प्रतिलिपि यानी कॉपी जो है बनाता है, और मानव शरीर में भी देखिएगा तो यही चीज़ होता है। कोरोना के टाइम में भी यही हो रहा था, एक वायरस जैसे इंटर करे अपने शरीर में आकर के हज़ारों लाखों में नया वायरस तैयार कर लेता था। तो ये जो देखिएगा ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो स्वयं की प्रतिलिपियाँ बना सके, ये ऑप्शन सही है। और कंप्यूटर वायरस से रिलेटेड देखिएगा तो एग्जाम में सबसे अधिक यही पूछा जाता है कि ये क्या है, तो एक प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। यहाँ से कंप्यूटर से रिलेटेड भी एक दो क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो कंप्यूटर वायरस जो एक प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो अपनी प्रतिलिपि यानी कॉपी तैयार करके कंप्यूटर को प्रभावित करता है। तो वायरस का देखिएगा सबसे खास बात खतरनाक रहने का यही कारण है। चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो स्वयं की प्रतिलिपि यानी कॉपी बना सके। अगला देखिएगा क्वेश्चन है मकड़ी कीट से भिन्न होते क्योंकि मकड़ी में पाई जाती है। देखिए ऐसे बेसिक क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। बिहार के एग्जाम में ये 2-3 बार क्वेश्चन पूछा गया है। मधुमक्खी के कितने पैर होते हैं, मच्छर के कितने पैर होते हैं, और आपको लगेगा बेसिक क्वेश्चन, लेकिन एग्जाम में पूछेगा तो फिर आप बना नहीं पाइएगा। मकड़ी देखिएगा तो कीट से भिन्न होते हैं क्योंकि मकड़ी में पाए जाते। देखिए मच्छर और मक्खी, मक्खी यानी घरेलू मक्खी, मधुमक्खी, दोनों को जो पैर है 6 है, लेकिन मकड़ी को जो पैर है दोस्तों 8 टांगे होता है, यानी 4 जोड़ी पैर, तो 8 टांग इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। मच्छर एवं मक्खी को 6 पैर होता है और मकड़ी को 8 पैर होता है, इसलिए मकड़ी को जो है कीट के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है। तो मकड़ी यानी 8 पैर होगा, तो 8 टांगे इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हम्बनटोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है। हम्बनटोटा यहाँ पर आपसे पूछा गया है, तो ये जो है दोस्तों श्रीलंका में है। और देखिएगा इसी बंदरगाह को लेकर विवाद हुआ था पिछली बार, देखिएगा तो श्रीलंका में। तो ये जो बंदरगाह है हम्बनटोटा बंदरगाह श्रीलंका में, और श्रीलंका जो है इसे चीन को 99 साल के लीज पर दिया है। तो एग्जाम में करेंट अफेयर्स में ये पूछा जाता है कि निम्न में से कौन ऐसे बंदरगाह है जिसको पड़ोसी देश यहाँ पर 99 साल के लीज पर दिया है। तो हम्बनटोटा बंदरगाह है और ये श्रीलंका में, तो इसलिए ये पूछा जाएगा एग्जाम में। और यहाँ से कुछ और बंदरगाह जैसे चाबहार बंदरगाह, चाबहार बंदरगाह भी पूछा जाता है, ये ईरान में है और इसका देखिएगा विकसित करने यानी भारत सरकार की ओर से ये विकसित किया जा रहा है। इसके बाद देखिएगा ग्वादर बंदरगाह, तो ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान में। ये तीनों बंदरगाह भारत के पड़ोसी देश से रिलेटेड, और CGL में देखिएगा सिलेबस में लिखा हुआ है कि भारत के पड़ोसी देश के बारे में आपको हर एक जानकारी होनी चाहिए, इसलिए ये सब पूछा जाता है। हम्बनटोटा बंदरगाह कहाँ हो जाएगा, तो श्रीलंका हो जाएगा। ईरान में चाबहार बंदरगाह है, पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह है। अगला देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है इब्न बतूता किस सदी में भारत आया था।
देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि इब्न बतूता के बारे में कि यहाँ पर इतने साल में आया था, भले एग्जैक्ट ना याद हो लेकिन आपको ये इतना याद होगा कि 1300 कुछ में आया है। अब इसमें से आंसर आपको कौन देना है। देखिए यहाँ पर सदी आपसे पूछा गया है। अभी देखिएगा कितना चल रहा है, 2025 चल रहा है। तो 2025 चल रहा है तो इसको ये नहीं बोलेंगे 20वीं सदी। जैसे ही यहाँ पर 2000 क्रॉस किया इसको कहा जाता है 21वीं सदी। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, तो 13वीं सदी नहीं हो करके 14वीं सदी होगा। और एग्जाम ऐसे बेसिक क्वेश्चन है, आपको पता रहे तो आप सावधानी से सोच समझ के आंसर दीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा चांस रहता है गलती होने का। आप 1300 समझिएगा और सीधे 1300 में मार दीजिएगा, जो कि गलत हो जाएगा। यहाँ पर सदी आपसे पूछा गया है। तो इब्न बतूता यहाँ पर देखिएगा तो 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। और ये कहाँ के रहने वाले थे, मोरक्को देश के। देश का नाम भी पूछा जाता है। इब्न बतूता किस देश से भारत आया था, मोरक्को देश से। और किसके शासनकाल में, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1333 ईस्वी में। 1333 का मतलब यहाँ पर यह है कि 14वीं सदी में भारत आया था। पुस्तक का नाम है रिहला। तो पुस्तक का नाम और यहाँ पर शासक का नाम, देश का नाम, ये 4 फैक्ट आप जरूर ध्यान रखिएगा। इब्न बतूता किस सदी में, तो 1333। 1333 का मतलब है यहाँ पर 14वीं सदी। तो 14वीं सदी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कार्य का मात्रक। देखिए अगर आपको शुरू में क्वेश्चन नहीं बना है तो आगे आप और ट्राई कीजिए। यहाँ पर ये नहीं है कि सभी हार्ड ही है, कुछ आसान क्वेश्चन भी है। तो कार्य का मात्रक है, तो कार्य का जो ऐसा मात्रक होता है जूल होता है। और शक्ति का मात्रक होता है वाट। दाब का ऐसा मात्रक है पास्कल। विद्युत आवेश का मात्रक है कूलम्ब। तो इसमें क्या हो जाएगा, कार्य एवं ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल है, शक्ति का वाट है। और इसमें देखिएगा सभी अच्छे लेवल का ही क्वेश्चन शामिल किए हैं जो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। और यहाँ से आपको बहुत सारे अच्छे तरीके से डिस्कशन, एक्स्ट्रा फैक्ट भी बता रहे हैं जिससे आपके एग्जाम के लिए बेनिफिट हो। अगला देखिएगा है निम्न में से किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है। रतौंधी रोग होने का जो कारण होता है दोस्तों विटामिन ए। देखिए आंख से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम से रिलेटेड पूछा जाएगा किसी भी प्रकार का तो आपको विटामिन ए में आंसर देना है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और विटामिन ए किससे मिलता है, तो गाजर से कई बार पूछा जाता है। विटामिन ए का स्रोत है तो गाजर है। अगला देखिए यहाँ पर है गैस की स्थिति में पाए जाने वाला हार्मोन है। इसमें जितने भी हार्मोन हैं सभी पौधा से रिलेटेड हार्मोन है। पौधा में भी हार्मोन होता है, पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक फलों को पकाने के लिए। और पौधे की वृद्धि बहुत ज़्यादा ना हो जाए, बढ़ता ही ना रह जाए, तो उसको रोकने के लिए भी अलग अलग तरह का हार्मोन होता है। जिस तरह से मानव शरीर में है उसी तरह से ये चारों हार्मोन देखिएगा पौधे से रिलेटेड है। तो इसमें पूछा जा रहा है आपसे कि गैस की स्थिति में पाया जाने वाला हार्मोन कौन सा है। इसमें तो दोस्तों एथिलीन हार्मोन ऐसा है जो कि गैस की स्थिति में पाया जाता है। और एथिलीन का काम क्या होता है कि फलों को पकाना। तो जितने भी तरह का पौधे का देखिएगा प्राकृतिक रूप से फल जो पकता है ये एथिलीन हार्मोन के कारण से। तो एथिलीन देखिएगा तो एक प्रकार का पादप हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है और यह फलों को पकाने में उपयोगी है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एथिलीन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है बिहार में कांवर झील को रामसर स्थल कब घोषित किया गया है। देखिए एग्जाम के लिए बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। बिहार में कांवर झील को बिहार का पहला रामसर स्थल है। रामसर स्थल आर्द्र भूमि संरक्षण स्थल को रामसर स्थल कहा जाता है। तो ये जो है वर्ष 2020 में घोषित किया गया है। तो हो सकता है कि आपको ये पता भी हो लेकिन यहाँ पर आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट बताने वाले इसलिए क्वेश्चन को शामिल किए हैं और एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखिएगा वर्तमान में भारत में टोटल रामसर स्थल जो है पहले 85 था, अभी हाल ही में और ऐड किया गया, टोटल अब 89 हो गया है। जिसमें से बिहार का जो पहला रामसर स्थल है कांवर झील है। ये कांवर झील कहाँ है, तो बेगूसराय जिला में है। तो वर्ष 2020 में इसे रामसर स्थल घोषित किया गया और ये बिहार का पहला रामसर स्थल है। तो ये आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है, तो कांवर ताल ऐसे भी रहेगा, नहीं तो कांवर झील दिया हुआ रहेगा, नहीं तो कांवर ताल भी दिया रहेगा। ये हो गया। अभी देखिए लेटेस्ट वाला जो है नागी नकटी है। नागी नकटी का देखिए आपको पूछा जाएगा तो आप तो बना लीजिएगा, लेकिन यहाँ से आपसे एग्जाम में सीरियल नंबर पूछा जाएगा। तो आप देखिएगा जहाँ भी नागी नकटी का नाम रहता है तो पहले नागी ही लिखा जाता है, फिर इसके बाद नकटी है। तो आप ध्यान रखिएगा ये 81 और ये 82 है। और ये पक्षी अभ्यारण्य है, ये कहाँ है, तो बिहार के जमुई जिला में। इसे 2024 में रामसर स्थल घोषित किया गया। तो यहाँ से आपको बिहार में अब टोटल रामसर स्थल की संख्या जो है 3 है, जिसमें से पहला जो है कांवर झील है जिसे 2020 में घोषित किया गया है। बिहार के 81वां नागी पक्षी अभ्यारण्य है जो कि जमुई में है, और नकटी 82वां है पक्षी अभ्यारण्य जो कि रामसर स्थल घोषित किया गया। तो ये चारों फैक्ट को आप जरूर ध्यान रखिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 2020। बिहार में कांवर झील को रामसर स्थल कब घोषित किया गया, तो 2020 में। चलिए अगला क्वेश्चन है आधुनिक भारत का प्रथम पुरुष किसे कहा जाता है।
देखिए यहाँ पर आधुनिक भारत का प्रथम पुरुष पूछा गया, तो आपको लग रहा होगा कि स्वामी विवेकानंद होगा, तो ऐसा नहीं है। देखिए पुरुष से रिलेटेड रहे या फिर आधुनिक भारत का जनक, भारतीय पुनर्जागरण का जनक, अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन रहे तो अगर आपको नहीं भी पता है तो राजा राम मोहन राय के साथ आपको जाना है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, आधुनिक भारत का प्रथम पुरुष किसे कहा जाता है, तो राजा राम मोहन राय इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा आप ये भी ध्यान रखिएगा कि भारतीय पुनर्जागरण का जनक, ये सब जो भी है राजा राम मोहन राय को ही कहा जाता है। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कमरे के तापमान पर द्रव रूप में है। ये अच्छा सा क्वेश्चन है साइंस का। इसका सही आंसर क्या होगा 13 नंबर का, आप सभी कमेंट करके बताइए। और देखिए आप में से जिसका भी CGL 4 में रिजल्ट लेने का सपना है, दरोगा अगर आप बनना चाहते हैं, अगर आप फुल प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप सभी सक्सेस प्लैनेट एप्लीकेशन के साथ भी जुड़ सकते हैं। और देखिए रिजल्ट के लिए सबसे मेन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर ध्यान देना है, क्योंकि देखिएगा अच्छा खासा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से भी रिपीट होता है। तो बिहार में पिछले 20 साल में जितने भी तरह की परीक्षा, चाहे दरोगा हो, BPSC हो, बिहार SSC पुलिस, ऑल एग्जाम का आप लोगों को 100+ क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड करवा रहे हैं, साथ में ऑल सब्जेक्ट की भी फुल तैयारी करवा रहे हैं। तो जाइए फटाफट आप सभी एप्लीकेशन के साथ जुड़ करके अभी से जम के तैयारी कीजिए, जिससे आपका आसानी से रिजल्ट हो जाए। देखिए अगर आप इसका आंसर सोडियम या फिर अलग अलग ऑप्शन दिए हैं तो आपका आंसर गलत है। यहाँ पर थोड़ा फैक्ट आप सभी देख लीजिए। इसमें देखिएगा आप जब भी कमरे के तापमान पर द्रव रूप में पूछा जाता है तो एग्जाम में ज़्यादातर पारा या फिर ब्रोमीन से रिलेटेड पूछा जाता है, तो ये दोनों आपको पहले से पता होगा। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में पारा ब्रोमीन है ही नहीं। तो इसके अलावा भी कुछ ऐसे तत्व है जो कि कमरे के तापमान पर द्रव रूप में है। तो कमरे के तापमान पर पारा हो गया और ब्रोमीन। ब्रोमीन अधातु नॉन मेटल है, पारा धातु में है। तो ये तो देखिएगा एग्जाम के लिए बहुत भी क्वेश्चन है। पारा ब्रोमीन ये आपको जरूर ध्यान रखना है। पारा धातु मेटल में है और ब्रोमीन अधातु में है, जो कि कमरे के तापमान पर द्रव रूप में होता है। इसके अलावा देखिएगा तो सीजियम है, रुबेडियम है, फ्रांसियम है और गैलियम, ये भी कमरे के तापमान पर द्रव रूप में हो सकते हैं, कमरे के तापमान या उससे थोड़ा अधिक। अब कहिएगा कमरे का तापमान कितना माना जाता है, तो अप्रॉक्स 25 डिग्री सेल्सियस को कमरे का तापमान माना जाता है, यानी नॉर्मल टेम्परेचर माना जाता है। तो ये देखिएगा तो 23 डिग्री, 25 डिग्री, 27 डिग्री, इस तरह से अलग अलग बुक में दिया हुआ रहता है। अगर कभी ये पूछा जाएगा तो 25 के अप्रॉक्स में कोई एक ही दिया हुआ रहेगा, 25, 35 इस तरह से दिया हुआ रहता है ऑप्शन, तो आपको 25 के अप्रॉक्स में जाना है। तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया कि इसके अलावा सीजियम, रुबेडियम, फ्रांसियम, गैलियम भी कमरे के तापमान पर द्रव रूप में हो सकता है। तो इसमें सही आंसर इस क्वेश्चन का जो हो जाएगा दोस्तों 13 नंबर का, डी ऑप्शन हो जाएगा फ्रांसियम। और सोडियम से रिलेटेड आप ये ध्यान रखिएगा कि सोडियम ऐसा यहाँ पर तत्व है जो कि यहाँ पर मिट्टी के तेल में रखा जाता है और इसे चाकू से भी काटा जा सकता है। सोडियम बहुत ही मुलायम होता है। और लिथियम, तो लिथियम का प्रयोग रिचार्जेबल बैटरी यानी कि मोबाइल हो गया, लैपटॉप, ये सब चीज़ों में जो बैटरी का प्रयोग किया जाता है ये लिथियम आयन बैटरी होता है। तो मोबाइल वाला जो बैटरी है लिथियम बैटरी है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांसियम। चलिए अब अगला क्वेश्चन आप सभी देखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मूल सिद्धांत क्या है। अगला क्वेश्चन है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मूल सिद्धांत क्या है। देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में देखिएगा भारत में जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो यहाँ पर है गैर लाभ कार्य, तो बिना लाभ का तो कोई काम करेगा नहीं। इसके बाद देखिएगा वस्तु विनिमय प्रणाली, तो अभी के समय में ये तो बिल्कुल भी काम नहीं है। प्राचीन काल में ये वस्तु विनिमय में क्या होता है कि वस्तु का अदला बदली, यानी आप एक वस्तु दीजिएगा तो फिर जिसके पास दूसरा वस्तु रहेगा उसके बदले में ये देगा। आध्यात्मिक कार्य ये भी नहीं होगा, तो ऐसे ऑप्शन से भी आप इसको बना सकते थे। प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन। देखिए जितने भी प्राइवेट सेक्टर वाले हैं, जितने भी प्राइवेट कंपनी है, सबका एक ही टारगेट रहता है कि हमको नंबर 1 बनना है और दूसरा अधिक से अधिक प्रॉफिट। तो यहाँ पर प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पुस्तक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा लिखित है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का यहाँ पर बुक आपको बताना है। ये देखिएगा विंग्स ऑफ फायर, तो APJ अब्दुल कलाम, और यहाँ पर है इंडिया विंस फ्रीडम, ये सही आंसर हो जाएगा। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स अरुंधति रॉय की पुस्तक है। तो पुस्तक वाले टॉपिक को आपको अच्छे से क्लियर कर लेना है। दरोगा में तो पूछा ही जाता है और CGL 3 में देखिएगा, CGL 4 में तो ये जो है 3-4 यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है पुस्तक एवं लेखक टॉपिक से, तो इसको आपको अच्छे से क्लियर कर लेना है। अगला देखिएगा पंचायत से संबंधित भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय है। बिहार पंचायती राज एवं पंचायती राज से रिलेटेड दोस्तों बिहार SSC में 6 से 7 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आगे बिहार पंचायती राज से रिलेटेड भी क्वेश्चन है और दरोगा ये सब परीक्षाओं के लिए भी आपको क्लियर कर लेना है। तो पंचायत से संबंधित भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची, भारतीय संविधान में टोटल अनुसूचियों की संख्या जो है 12 है, जिसमें से 11वीं अनुसूची पंचायती राज से रिलेटेड है और 12वीं देखिएगा अनुसूची तो यहाँ पर
नगर निगम से रिलेटेड है। तो पंचायती राज में टोटल जो विषय है 29 विषय दिया गया है, तो 29 विषय इसका सही आंसर हो जाएगा। और नगर निगम यानी 12वीं अनुसूची में तो टोटल 18 विषय है, ये भी आपको ध्यान रखना है। पंचायती राज के लिए टोटल 29 विषय हो गया और नगर निगम के लिए 12वीं अनुसूची में नगर पालिका का जो वर्णन है उसके लिए जो है 18 विषय दिया गया है टोटल। तो ये दोनों चीज़ आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मरणोपरांत भारत रत्न किसे दिया गया है। ये बिहार से रिलेटेड है, तो आगे आने वाले एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा और इसमें जितने भी नाम है सभी बिहार से रिलेटेड भी है। तो पहला देखिएगा यहाँ पर बिंदेश्वरी पाठक, इसको देखिएगा तो पिछले साल पद्म विभूषण दिया गया था और दरोगा पीटी में ये पूछा गया था कि टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, बिंदेश्वरी पाठक को कहा जाता है। तो 2024 में मिला कर्पूरी ठाकुर, तो यहाँ पर 2024 में भारत रत्न दिया गया है, तो भारत रत्न ये सही आंसर हो जाएगा। सुशील कुमार मोदी, तो सुशील कुमार मोदी जी को अभी हाल ही में 2025 का जो है पद्म भूषण मिला है। देखिए पद्म अवार्ड जो है 3 तरह का होता है, पहला होता है पद्मश्री, दूसरा होता है पद्म भूषण, तीसरा होता है पद्म विभूषण। तो यानी जितना बड़ा नाम उतना बड़ा पुरस्कार। तो पद्म विभूषण सबसे ऊपर है, इसके बाद है पद्म भूषण और सबसे नीचे है पद्मश्री। तो सुशील कुमार मोदी जी को पद्म भूषण मिला है और शारदा सिन्हा तो लोक गायिका, इसको जो दिया गया है पद्म विभूषण दिया गया है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, पद्म विभूषण शारदा सिन्हा, सुशील कुमार मोदी जी को यहाँ पर ये जो मिला है पद्म भूषण, कर्पूरी ठाकुर हो जाएगा भारत रत्न और बिंदेश्वरी पाठक पद्म विभूषण। तो बिंदेश्वरी पाठक से रिलेटेड पिछले साल ही मिला था, तो ये नहीं पूछ करके ये तीनों पूछा जाएगा एग्जाम में, तो ये तीनों नाम जरूर ध्यान रखिएगा। अगला यहाँ पर है, निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है। एक और ऑप्शन यहाँ पर है जस्ता है। देखिए यहाँ पर पूछा गया कुचालक, सुचालक नहीं है, कुचालक यानी बेड कंडक्टर। तो उष्मा और विद्युत तो दोनों में देखिएगा लगभग सेम ही रहता है। चांदी जो होता है उष्मा एवं विद्युत का सबसे अधिक सुचालक है यानी गुड कंडक्टर है, और कुचालक पूछा गया तो सीसा इसका सही आंसर हो जाएगा। तो 18 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार देखिएगा चांदी, तांबा और जस्ता है यहाँ पर, तो इसमें सबसे अधिक जो है सीसा उष्मा का कुचालक है, तो सही आंसर जो हो जाएगा सीसा। अगला क्वेश्चन देखिएगा और ये ध्यान रखिएगा, चांदी से रिलेटेड भी पूछा जाता है कि चांदी उष्मा का सबसे अधिक सुचालक है और विद्युत का भी है, और सीसा जो है उष्मा का कुचालक है, सबसे अधिक कुचालक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, आपातकाल में कौन सा अनुच्छेद निष्क्रिय नहीं होता है। आपातकाल देखिएगा तो अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 है, तो इसमें देखिएगा 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है और फिर 356 में राष्ट्रपति शासन जो कि राज्यों से रिलेटेड है और 360 में वित्तीय आपातकाल। अब देखिए राष्ट्रीय आपातकाल जब भी यहाँ पर लगाया जाता है तो इसमें देखिएगा जितने भी आपको मौलिक अधिकार मिला हुआ ये सब मौलिक अधिकार से रिलेटेड भी है। अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक सभी निष्क्रिय हो जाता है, सिर्फ इसमें 2 को छोड़ करके। अब इस 2 के अंतर्गत देखिएगा तो अनुच्छेद 20 एवं 21 ऐसे है जो कि आपको यहाँ पर आपातकाल के समय भी लागू रहेगा, जिसमें 21 में देखिएगा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से रिलेटेड है, तो अनुच्छेद 19 में बोलने से रिलेटेड है, तो ये तो बिल्कुल बैन हो जाएगा। 22 भी इसमें बैन हो जाता है, 17 18 तो पहले से रहेगा, तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अनुच्छेद 20 एवं 21 ऐसा अनुच्छेद है जो कि आपातकाल के समय भी निष्क्रिय नहीं होता यानी लागू ही रहता है। बाकी जितने भी आपको मौलिक अधिकार मिला हुआ है बोलने से रिलेटेड या फिर किसी भी तरह का, ये सभी आपका निष्क्रिय हो जाएगा। 19 का जो सही आंसर होगा डी ऑप्शन। अगला देखिएगा, हड़प नीति किस गवर्नर ने अपनाई थी। हड़प नीति यानी कि राज्य हड़प नीति तो किस गवर्नर ने अपनाई थी। देखिएगा 1857 क्रांति होने का एक बड़ा कारण में से ये भी है राज्य हड़प नीति, तो ये जो लाया गया था लॉर्ड डलहौजी की ओर से, और ये देखिएगा तो इसके बाद जो बने हैं गवर्नर कैनिंग बने हैं। 1857 की क्रांति के समय कैनिंग ही थे, तो राज्य हड़प नीति जो है डलहौजी की ओर से लाया गया था, तो डलहौजी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा डलहौजी से रिलेटेड देखिएगा तो बहुत सारे अच्छे भी काम है, जैसे कि रेलवे हो गया, इसके बाद पोस्ट ऑफिस डाक से रिलेटेड तार, ये सब काम भी किया गया है। तो राज्य हड़प नीति जो लाया गया था लॉर्ड डलहौजी की ओर से। अगला देखिएगा यहाँ पर है, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता किसने की थी। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता जो की थी, इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला है, हाल ही में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। समान नागरिक संहिता यानी कि कॉमन सिविल कोड, इसको जो कहा जाता है दोस्तों यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता यूसीसी भी कहा जाता है। तो यूसीसी लागू करने वाला भी जो हाल ही में जो राज्य बना है
उत्तराखंड राज्य की ओर से ये लागू किया गया है। तो इसका सही आंसर तो उत्तराखंड हो जाएगा। अब देखिए समान नागरिक संहिता में होता क्या है भाई, जितने भी धर्म हैं सभी के लिए समान तरह का कानून रहेगा। अभी देखिएगा शादी विवाह से रिलेटेड सभी धर्मों में अलग अलग कानून है कि आप एक से अधिक भी शादी कर सकते हैं। तो अब ये लागू होने के बाद जो है सभी धर्म है सब के लिए तलाक से रिलेटेड रूल, शादी विवाह से रिलेटेड रूल, बच्चे गोद लेने से रिलेटेड और संपत्ति में अधिकार देने से रिलेटेड सभी तरह का कानून सबके लिए बराबर होगा। तो उत्तराखंड राज्य की ओर से ये लागू किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उत्तराखंड। अगला चलिए यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है। इसमें देखिए आप ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, गोवा जो है गोवा में पहले से लागू है, तो शुरू से ही गोवा में समान नागरिक संहिता लागू है और ये जो है अनुच्छेद 44 के अंतर्गत है। और अभी हाल ही में लागू करने वाला जो राज्य बन गया उत्तराखंड, तो ये ध्यान रखिएगा गोवा में पहले से लागू है। अगर ऐसा पूछा जाएगा निम्न में से कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ समान नागरिकता पहले से लागू है, तो गोवा हो जाएगा। उत्तराखंड में अभी लेटेस्ट में लागू किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या आपको लग रहा होगा 9। तो 9 जो है इसका कार्यकाल होता है, यानी कोई भी न्यायाधीश बनेंगे तो उसका कार्यकाल फिक्स किया गया 9, लेकिन इसमें कुल न्यायाधीशों की संख्या 15 है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ में भी देखिएगा तो टोटल 15 देश है। इसमें देखिएगा तो अस्थायी प्रतिनिधि 5 देश का होता है, अस्थायी में 10 होता है। तो 10 वाले चेंज होते रहते हैं, बाकी 5 फिक्स है। तो दोनों का आप ध्यान रखिएगा। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या जो है 15 है और कार्यकाल जो होता है न्यायाधीशों का 9 वर्ष का होता है। तो ये दोनों चीज़ आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में पूरे राज्य का वित्त व्यवस्था कौन अधिकारी देखता था। मुगल काल में पूरे राज्य की वित्त व्यवस्था को देखने वाले अधिकारी को जो कहा जाता था दीवान कहा जाता था। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, दीवान। अगला क्वेश्चन है, टकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है। टकला मकान मरुस्थल जो है दोस्तों चीन में है। तो चीन इसका सही आंसर हो जाएगा। और मंगोलिया में, तो मंगोलिया में गोबी मरुस्थल है जो कि शीत मरुस्थल है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये तो पहले भी हो गया, मकड़ी कीट से भिन्न होते हैं क्योंकि मकड़ी में, तो देखिए मच्छर और मक्खी दोनों में 6 पैर होता है और मकड़ी में टोटल 8 पैर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 8, इसलिए इसको कीट में गिनती नहीं किया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछ दिया जाता है, फिर पूछेगा तो आप गलत ही बना के आइएगा क्योंकि अच्छे से फैक्ट इसका क्लियर नहीं रहता है। अगला देखिएगा, ब्राज़ील के पठार के पास घास के मैदानों को कहते हैं। पहले नंबर में देखिएगा पंपास है, तो पंपास हो जाएगा अर्जेंटीना। अर्जेंटीना यानी कि दक्षिण अमेरिका। तो कई बार अर्जेंटीना नहीं रहता ऑप्शन में, तो दक्षिण अमेरिका यहाँ पर महादेश से रिलेटेड हो गया। तो पंपास अर्जेंटीना। दूसरा यहाँ पर देखिएगा कंपोस है और इसके बाद है वेल्ड। तो वेल्ड का हो जाएगा अफ्रीका, टॉन्स ऑस्ट्रेलिया और कंपोस। तो कंपोस जो है ब्राज़ील के पठार के घास के मैदानों को कहते हैं, यानी ब्राज़ील में है। तो सही आंसर जो हो जाएगा कंपोस। अगला देखिएगा क्वेश्चन है, हैदराबाद जिला निम्नलिखित देशों में से किस में स्थित है। ये दोस्तों BSSC CGL 2 में पूछा हुआ क्वेश्चन। इसका आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट करके 28 नंबर का ज़रूर बताइए। और ये आगे और 1-2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि CGL 2 वाला आपको देखने से लगेगा कि मेरा तो बन गया, लेकिन आप देखिएगा तो फिर गलत हो जाता है। देखिए यहाँ पर है, हैदराबाद जिला निम्नलिखित देशों में से किस में स्थित है। तो बेसिक सा क्वेश्चन है, आप इसका सीधा आंसर भारत दीजिएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हैदराबाद जो जिला है दोस्तों भारत में तो है ही, पहले ये आंध्र प्रदेश में था, अब ये तेलंगाना में आ गया हैदराबाद। और तेलंगाना की राजधानी भी देखिएगा हैदराबाद है और ये ज़िला भी है। इसके अलावा देखिएगा तो ये पाकिस्तान में भी है और यहाँ पर ऑप्शन है उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो ये डी ऑप्शन इसका सही होगा, ये भारत में भी है पाकिस्तान में भी है। पाकिस्तान में जिस तरह से भारत में अलग अलग राज्य है उसी तरह से पाकिस्तान में सिंध प्रांत नाम का राज्य है, वहाँ पर भी एक हैदराबाद जिला है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ये डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला देखिए यहाँ पर है, ग्रीन हाउस गैस का मुख्य घटक होता है। ग्रीन हाउस गैस में देखिएगा सबसे अधिक जो योगदान है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का है। और यहाँ पर आपसे जो पूछा गया इसमें देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प, ये सब सभी जो है ग्रीन हाउस गैस है। और एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा नहीं है, तो जैसे ऑक्सीजन नहीं है, SO2 नहीं है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है लेकिन SO2 नहीं होता है और O2 भी नहीं होता है। ग्रीन हाउस गैस का मतलब यह है कि जो टेम्परेचर बढ़ाएगा। तो यहाँ पर ग्रीन हाउस गैस का मुख्य घटक पूछा जा रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड इसका सही आंसर हो जाएगा। और ग्रीन हाउस गैस का जो मुख्य घटक होता है सबसे अधिक योगदान जो है CO2 का है।
तो CO2 हो जाएगा। सीधा पूछा जाता तो इसमें 1 से अधिक होता, लेकिन मुख्य पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कार की बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल है। कार की बैटरी में प्रयोग होने वाला जो अम्ल है दोस्तों, सल्फ्यूरिक अम्ल है, H2SO4 इसका सही आंसर हो जाएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर कई बार क्या किया जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल नहीं लिख करके आपको इस तरह से सूत्र ही दिया हुआ रहेगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का HCl होता है, नाइट्रिक अम्ल का HNO3, इस तरह से हो गया सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है। ऑप्शन यहाँ पर देखिएगा, फर्स्ट ऑप्शन है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है O2 यानी ऑक्सीजन, तीसरा है ऊर्जा, चौथा है शर्करा। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद इसमें से जो हो जाएगा, यहाँ से आप सभी फैक्ट भी देख लीजिए। प्रकाश संश्लेषण के बाद देखिएगा ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलता है। तो शर्करा आप सोच रहे होंगे ग्लूकोज, तो ये थोड़ा अलग है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन यहाँ से मिलता है। तो प्रकाश संश्लेषण का जो उत्पाद होता है ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन का जो संकेत होता है, ऑक्सीजन गैस को O2 से डिनोट करते हैं, तो O2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय द्वारा उत्पन्न होता है। इसमें से देखिएगा अग्नाशय द्वारा उत्पन्न हार्मोन जो है इंसुलिन हार्मोन है, और ये कहाँ से उत्पन्न होता है, बीटा सेल से, बीटा कोशिका। ये भी आपको ध्यान रखना है, कई बार पूछ दिया जाता है कि इंसुलिन हार्मोन अग्नाशय के किस भाग से स्रावित होता है, तो बीटा सेल से, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। अगला देखिएगा क्वेश्चन है, भारत में बाजरा उत्पादन में अग्रणी राज्य है। भारत में बाजरा उत्पादन में अग्रणी राज्य राजस्थान है, ज्वार उत्पादन में अग्रणी राज्य महाराष्ट्र है, चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य, गन्ना उत्पादन में अग्रणी राज्य उत्तर प्रदेश है। ये सब आपको ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, भारत में बाजरा उत्पादन में तो राजस्थान है, और ज्वार उत्पादन में महाराष्ट्र है। ज्वार और बाजरा दोनों का आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था। चुनार दुर्ग जो है दोस्तों उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिला में है। तो चुनार दुर्ग पर हुमायूं ने जो आक्रमण किया था 1532 में। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 1532। अगला देखिएगा क्वेश्चन, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था। तो बंगाल और बिहार, तो बिहार जीके से रिलेटेड भी ये क्वेश्चन है। तो ये जो मिलाया था अकबर की ओर से, इसका सही आंसर हो जाएगा 1576। सी ऑप्शन हो जाएगा सही 1576। चलिए अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन द्वारा किस वर्ष भारतीय विश्वविद्यालय एक्ट पारित किया गया था। लॉर्ड कर्जन द्वारा भारतीय विश्वविद्यालय एक्ट जो पारित किया गया था 1904 में। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 1904। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार के वित्त मंत्री को कौन नियुक्त करता है। तो देखिए अभी वर्तमान में कौन वित्त मंत्री है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जितने भी तरह की मंत्री है, केंद्र स्तर पर देखिएगा तो राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, राज्य स्तर पर राज्यपाल, और राज्य स्तर पर जैसे कोई भी मंत्री, वित्त मंत्री है, तो किसके सलाह पर करेंगे, तो मुख्यमंत्री के सलाह पर राज्यपाल नियुक्त करते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, राज्यपाल। और केंद्र स्तर पर भी जितने भी तरह की मंत्री है, चाहे प्रधानमंत्री हो या फिर बाकी मंत्री हो, सभी की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति, और प्रधानमंत्री के सलाह पर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और राज्य में हो जाएगा राज्यपाल। अभी देखिए वर्तमान में जो वित्त मंत्री है सम्राट चौधरी है। तो अभी बीपीएससी में ये भी पूछा गया था कि कौन बजट पेश किया है। आने वाले एग्जाम में भी पूछा जाएगा, क्योंकि करेंट अफेयर से रिलेटेड भी क्वेश्चन हो जाता है। तो सम्राट चौधरी जो भी वित्त मंत्री रहेंगे, वित्त मंत्री की ओर से बजट पेश किया जाता है। केंद्र स्तर पर भी वही है, पूछा जाता है कि लोकसभा में बजट कौन पेश किया है, तो वित्त मंत्री। इसका सही आंसर हो जाएगा राज्यपाल। अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध भारत के किस राज्य में स्थित है। हीराकुंड बांध दोस्तों महानदी पर स्थित है, और राज्य का नाम इसमें पूछा जा रहा है। हीराकुंड बांध जो है भारत के उड़ीसा राज्य में है, महानदी पर। नदी का नाम भी आपको ध्यान रखना है। अगला देखिएगा, मंदार पर्वत बिहार के किस जिला में स्थित है। अभी देखिएगा तो बिहार पुलिस में अभी जो अगस्त में परीक्षा ली गई है, उसमें देखिएगा दो एग्जाम में ये पूछा गया अलग अलग डेट में मंदार पर्वत से रिलेटेड। तो मंदार पर्वत में देखिएगा ऐसी मान्यता है कि समुद्र मंथन के समय इसी पर्वत का प्रयोग किया गया था, और ये जो है भागलपुर के बगल में बांका जिला में। तो जिला का नाम पूछे तो भागलपुर नहीं देना आंसर, बांका देना, एग्जैक्ट बांका जिला में है। तो मंदार पर्वत बिहार के किस जिला में है, तो बांका जिला में। अगला देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह है। अभी का देखिएगा भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर जो है शक संवत पर आधारित है,
और शक संवत में जो होता है प्रथम माह जो होता है चैत्र होता है, अंतिम माह फाल्गुन है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चैत्र। और ये भी आपसे पूछा जाएगा कि शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया? तो 22 मार्च 1957, ये आप ध्यान रखिएगा वर्ष के साथ। तो 22 मार्च 1957 एग्जाम में पूछा जाता है। और भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर जो आधारित है शक संवत पर आधारित है। शक संवत का पहला महीना चैत्र है, अंतिम महीना फाल्गुन है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, वृंदावन गार्डन स्थित है। ये देखिएगा तो बीएसएससी सीजीएल 2 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। शुरू में भी आप एक देखे थे, हैदराबाद से रिलेटेड था, और ये भी क्वेश्चन है। तो देखिए इसको आप बना लिए होंगे, वृंदावन गार्डन स्थित है। तो आप में से मैक्सिमम इसका आंसर मथुरा दिए होंगे। आपको लगा होगा ये इतना हल्का क्वेश्चन। देखिएगा दोस्तों, बीएसएससी सीजीएल 2 में 6 से 7 ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो देखने में तो बिल्कुल आसान है, जो आप पढ़े हैं, लेकिन मैक्सिमम आपका ये गलत हो जाएगा। वृंदावन शहर जो है मथुरा में है, ये सबको पता है, लेकिन यहाँ पर आपसे जो पूछा गया गार्डन, तो वृंदावन गार्डन मथुरा में नहीं है, ये जो है कर्नाटक में, मैसूर इसका सही आंसर हो जाएगा। और नदी का नाम आप ध्यान रखिएगा, अगर रिपीट किया जाएगा तो सेम तो नहीं रिपीट किया जाएगा, नदी का नाम पूछा जाएगा। तो कावेरी नदी के तट पर है, कर्नाटक राज्य में, मांड्या जिला में। तो वृंदावन गार्डन कर्नाटक के मैसूर में है, मांड्या जिला में, कावेरी नदी के तट पर। तो मैसूर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न में से बिहार के किस उत्पाद को जीआई टैग नहीं मिला है? इसमें से देखिएगा अलग अलग है, पिपली वर्क है, मिला है मरचा धान। मरचा धान का आपको याद रखना है, पश्चिमी चंपारण में उत्पादन किया जाता है। मरचा धान से रिलेटेड आपसे जिला पूछा जाएगा, तो ध्यान रखिएगा पश्चिमी चंपारण। तो मरचा धान हो गया। शाही लीची, तो शाही लीची उत्पादन में अग्रणी जिला मुजफ्फरपुर है। तो ये भी तीनों को मिला हुआ है, लेकिन यहाँ पर डी ऑप्शन में चिनिया केला जो है, चिनिया केला हाजीपुर से रिलेटेड है, इसे जीआई टैग अभी नहीं मिला, आने वाले टाइम में मिलेगा। तो डी ऑप्शन इसमें से सही हो जाएगा, चिनिया केला को नहीं मिला है। मरचा धान पश्चिमी चंपारण में, जिला का नाम आप जरूर ध्यान रखिएगा। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सर्वाधिक नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट उत्पन्न करता है? देखिए ये पर्यावरण पारिस्थितिकी से रिलेटेड है, ये कई बार आप लोगों को बताए हैं। बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है जो सड़गल के नष्ट हो सकते हैं, जिसको जीवाणु द्वारा, बैक्टीरिया द्वारा सड़ा गला के नष्ट किया जा सकता है। जैसे फूल हो गया, कागज़ हो गया, ये सब को अगर आप फेंकते हैं, खाना पीना से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट है, ये सब सड़गल के नष्ट हो जाएगा। प्लास्टिक है, ये कभी नष्ट नहीं होगा। इसके अलावा शीशा हो गया, अगर आप इसको फेंकते हैं तो उसी तरह से रहता है। और खास करके तत्व से रिलेटेड मेटल वाले चीज़ भी जल्दी वेस्ट नहीं हो पाता है। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन है खाद्य प्रसंस्करण इकाई। खाद्य का मतलब होता है खाने पीने से रिलेटेड चीज़, तो इसमें गेहूँ चावल ये सब हो गया। तो खाद्य प्रसंस्करण यूनिट में जितने भी यहाँ पर वेस्ट रहेंगे, तो ये सब तो अनाज से रिलेटेड ही रहेंगे, तो आसानी से ये हो सकता है। इसके बाद देखिएगा कपड़ा मिल, तो कपड़ा मिल में भी यहाँ पर जो बचा हुआ चीज़ रहेगा, वेस्ट रहेगा, तो कपड़ा ही रहेगा, तो ये सब ये सड़गल सकता है। कागज़ मिल, तो कागज़ मिल में भी वेस्ट प्रोडक्ट कागज़ ही, पेपर भी रहेगा, तो पेपर भी सड़गल जा सकता है, यानी वेस्ट हो सकता है। लेकिन थर्मल पावर प्लांट यानी बिजली से रिलेटेड चीज़ है, इसमें क्या होगा दोस्तों, हानिकारक तत्व जितने भी मेटल है ये सब चीज़ें रहेंगे, तो ये आसानी से बायोडिग्रेडेबल यानी नष्ट नहीं होगा। तो इसलिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा थर्मल पावर प्लांट। अब देखिए इसमें पूछा गया था नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो बायोडिग्रेडेबल में ये होता है कि ये सड़गल के नष्ट हो सकता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल में ये होता है कि ये सड़ा गला कि इसको आप नष्ट नहीं कर सकते हैं। तो थर्मल पावर प्लांट इसका आंसर हो गया। अब देखिए इससे रिलेटेड जब भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे तो आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन होगा इसमें कौन सड़ने वाला है, गलने वाला है, क्या पूछा जा रहा है, नॉन पूछा जा रहा है या बायोडिग्रेडेबल पूछा जा रहा है। तो आपको करना क्या है कि 3 ऑप्शन को एक कैटेगरी में कर लेना है। 3 ऑप्शन ऐसे रहेगा जो या तो सड़ने गलने वाले कैटेगरी के रहेगा या फिर नहीं गलने वाले कैटेगरी का रहेगा। एक ही ऑप्शन ऐसा रहेगा। अब जैसे देखिए इसमें थर्मल पावर प्लांट, शीशा, लोहा इस तरह से रहता, और एक ऑप्शन में दिया रहता कागज़, तो कागज़ आपको आंसर देना रहता। तो ऐसे आपको करना क्या है कि 3 कैटेगरी में एक ऑप्शन को कर लेना है, जो चौथा रहेगा उसमें आंसर आपको दे देना है। यहाँ पर नॉन बायोडिग्रेडेबल के जगह पर हिंदी में भी दिया रहता है जैव निम्नीकरणीय कौन सा है कौन सा नहीं है, तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। तो इस तरह से आप बना लीजिएगा, यानी 3 ऑप्शन को एक कैटेगरी में कर लीजिएगा, चौथा जो अलग आपको दिखे उसमें आपको आंसर देना है। अगला देखिए ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा वर्ष 2024 का घोषित शब्द है। जितने भी तरह की फेमस डिक्शनरी है उसकी ओर से प्रत्येक साल एक शब्द यहाँ पर घोषित किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर एआई जो शब्द है ये कोलिन्स डिक्शनरी की ओर से 2023 में दिया गया, बहुत फेमस है एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये पूछा जाएगा अभी भी 2023
2023 का है। और पोलराइजेशन देखिएगा तो मरियम डिक्शनरी की ओर से घोषित किया गया है और ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की ओर से 2024 का ब्रेन रॉट शब्द घोषित किया गया। ये बहुत न्यूज में रहा है, इसलिए एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आप ध्यान रखिएगा। अगला देखिएगा, वर्ष 2024 में लोकसभा का चुनाव कितने चरण में हुआ था। वर्ष 2024 में लोकसभा का चुनाव दोस्तों टोटल 7 चरणों में हुआ है, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 7 चरण। और ये कौन सी लोकसभा का चुनाव था, तो ये भी आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, 17वीं 18वीं। तो देखिए ये सब पुरानी चीज़ है, तो फिर पूछ दिया जाएगा तो एग्जाम में कन्फ्यूजन होगा। टोटल 7 चरणों में 18वीं लोकसभा का चुनाव है पिछली बार का, तो 18 यहाँ पर 7 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सदुल्ला बथुकम्मा समारोह का आयोजन किस राज्य में किया गया है। ये देखिएगा करेंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। और देखिए आप में से जो भी सीजीएल वाले हैं या फिर आप दरोगा बिहार एसएससी इंटर लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे अधिक दोस्तों आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर ध्यान देना। दरोगा परीक्षा में देखिएगा 30 से 35 क्वेश्चन सीधा प्रीवियस ईयर से रिपीट किया जाता है। इसमें ज़्यादातर बिहार पुलिस वाले एग्जाम, सीएसपीसी वाले एग्जाम से रिपीट किया जाता है। देखिए हम आप लोगों को बिहार में पिछले 20 साल में जितने भी तरह की परीक्षा हुई है 100 प्लस क्वेश्चन बैंक सभी कोर्स के साथ प्रोवाइड करवा रहे हैं, जिससे आप एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन बना पाए। तो जितने भी तरह का, चाहे दरोगा हो, बिहार पुलिस, बिहार एसएससी, बीपीएससी, ऑल एग्जाम का क्वेश्चन बैंक और साथ में ऑल सब्जेक्ट की तैयारी भी करवा रहे हैं। तो फुल प्रिपरेशन के लिए जाइए आप सभी एप्लीकेशन सक्सेस प्लैनेट के साथ जुड़ करके जम के तैयारी कीजिए, जिससे आपका आसानी से रिजल्ट हो जाए। यहाँ पर देखिएगा इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है, तो सदुल्ला बथुकम्मा समारोह का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये जो है तेलंगाना राज्य में किया गया है, तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिएगा, वर्ष 2025 में विश्व मुक्केबाजी कांग्रेस की मेजबानी कौन सा देश करेगा। ये देखिएगा तो यहाँ पर इंडिया से रिलेटेड है, इसलिए एग्जाम में पूछा जाएगा, आप इसको जरूर ध्यान रखिएगा। विश्व मुक्केबाजी कांग्रेस की मेजबानी जो है यानी आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो ये इंडिया में, तो भारत इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। देखिए अभी हाल ही में आप सभी को पता है कि राजगीर में नया स्टेडियम बनाया गया है और खेल विश्वविद्यालय भी बनाया गया है। तो जितने भी तरह की खेल है बिहार से रिलेटेड अगर रहे तो सभी का आयोजन राजगीर में किया जा रहा है। हॉकी का भी देखिएगा तो महिला से रिलेटेड हॉकी का भी आयोजन किया गया है अभी हाल ही में। तो यहाँ पर महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन बिहार के राजगीर जिला में, राजगीर जिला नहीं है, नालंदा जिला है, तो राजगीर शहर में किया जाएगा। तो राजगीर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर आपसे जिला का नाम पूछे तो राजगीर जो है नालंदा जिला में है। सीएम नीतीश कुमार जी भी नालंदा जिला के ही है, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, राजगीर। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, बिहार पंचायती राज नियमानुसार मुखिया अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है। देखिए बिहार पंचायती राज से बिहार एसएससी इंटर लेवल सीजीएल एग्जाम के लिए 6 से 7 नंबर टॉपिक वाला क्वेश्चन है और हम आप लोगों को जो प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, जो एग्जाम का पैटर्न है उसी अनुसार, और बाकी इस टॉपिक से रिलेटेड भी आप लोगों को वीडियो यूट्यूब पर पूरा प्रोवाइड करवाने वाले हैं। तो आप इसको देख लीजिएगा, एग्जाम में आप पूरा का पूरा क्वेश्चन बना लीजिएगा। बिहार पंचायती राज नियमानुसार देखिएगा, बिहार में पंचायती राज से रिलेटेड जैसे ही सीएम नीतीश कुमार जी देखिएगा सत्ता में आए थे, पहली बार 2000 में बने, लेकिन पूर्ण रूप से 2005 में जब सीएम बने, तो अगले साल ही 2006 में बिहार पंचायती राज रूल लाए हैं और उसी के अनुसार देखिएगा अभी चल रहा है। तो इसमें देखिएगा यहाँ पर आरक्षण से रिलेटेड भी पूछा जाता है अलग अलग तरह का, और ये भी पूछा जाएगा कब लाया गया था, 2006, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें पूछा जा रहा है बिहार पंचायती राज नियमानुसार मुखिया अपना त्यागपत्र किसे सौंपेगा। तो आपको लग रहा होगा उप मुखिया, तो ऐसा नहीं है, जिला पंचायती राज पदाधिकारी को, और उप मुखिया भी अपना जो है त्यागपत्र जो है जिला पंचायती राज पदाधिकारी को ही सौंपता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार पंचायत चुनाव में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण। देखिए ये वर्ष भी आपको ध्यान रखना है, बिहार पंचायती राज अधिनियम कब लाया गया था, पूछा जाएगा 2006, 10, 12 इस तरह से 2006 में लाया गया था। इसके अनुसार देखिएगा पंचायत चुनाव में महिलाओं को आरक्षण, तो सबसे पहले देखिएगा ये किया गया कि पंचायत चुनाव में महिलाओं को आरक्षण दिया गया। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर प्राइमरी लेवल पर टीचर में आरक्षण दिया गया, फिर इसके बाद देखिएगा सरकारी नौकरी में आरक्षण दिया गया, और अभी लेटेस्ट में जितने भी एंट्रेंस वाले एग्जाम है, मेडिकल, इंजीनियरिंग, उसमें भी महिलाओं को आरक्षण दिया गया। तो सबका अलग अलग कैटेगरी है। तो पंचायत चुनाव में जो महिलाओं को आरक्षण दिया गया 50%, सरकारी नौकरी में जो है 35% आरक्षण दिया गया, एंट्रेंस एग्जाम यानी मेडिकल, इंजीनियरिंग में 33% आरक्षण दिया गया है, और यहाँ पर प्राइमरी लेवल पर टीचर भर्ती में 50% आरक्षण है, प्राइमरी लेवल यानी कि 1 से 5 में। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो पंचायती राज में कितना हो जाएगा, मुखिया ये सब बनने में, तो 50% महिलाओं के लिए सीट रिजर्व है, सरकारी नौकरी में 35% है।
अब देखिए आप लोग अधिक से अधिक कमेंट करके बताइए ये प्रैक्टिस सेट आप लोगों को कैसा क्या लगा। देखिए इसमें सभी अच्छे लेवल का क्वेश्चन शामिल किए जो एग्जाम में पूछा जाता है जिस तरह का, और भी आप लोगों को एक्स्ट्रा फैक्ट बताए हैं जिससे आपके एग्जाम के लिए मैक्सिमम क्वेश्चन क्लियर हो जाए। इसलिए आप सभी वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल के साथ जुड़ जाइए। अब आप लोगों को रेगुलर रूप से इसी तरह का प्रैक्टिस सेट मिलता रहेगा।